फ्रेंड नमस्ते। राज ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं राम अवतार। हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे और यह है विद्युत धारा का अपना तीसरा वीडियो, जिसमें हमने पहले विद्युत धारा, आवेश, चालक, अचालक, अर्धचालक, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसी सिलसिले में अपना जो अगला टॉपिक है वो है आज ओम का नियम। तो जो ओम का नियम पढ़ेंगे तो आज जो अपना मेन टॉपिक होगा वो होगा ओम का नियम। मैं समझता हूं कि शायद विज्ञान में शायद ये पहला ही नियम होगा जो अपने वाले भाई लोगों के नाम से मिलता जुलता है। बाकी तो सब ऊट पटांग से नाम आते हैं जो लगता है पता नहीं ये कहां से नाम रख लेते हैं। इनके क्या नामकरण संस्कार ढंग से होता है कि नहीं होता है। चलो जैसा भी है, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसा होता है और कैसे प्रश्न बनते हैं। जब हमने विद्युत धारा I के बारे में चर्चा कर ली, विभवांतर V के बारे में हमने चर्चा कर ली, तो हम देखते हैं ना, हम आजकल क्या है कि अंदाज बहुत लगाते हैं कि किसके क्या संबंध है, किसके किस नेताजी से अच्छी बनती है, किसके किस अधिकारी जी से अच्छी बनती है। तो ओम ने सोचा था कि मैं भी क्यों ना एक काम करूं कि विद्युत धारा और विभवांतर में आपस में संबंध बता दूं। तो ओम नाम का जो साइंटिस्ट था उसने यही काम किया कि विद्युत धारा और विभवांतर में क्या संबंध है। तो ओम का नियम, इस व्यक्ति ने यह कहा था कि ये जो विद्युत धारा I है और ये जो विभवांतर V है ये एक दूसरे के समानुपाती होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। चाहे तो आप I समानुपाती V लिखो और चाहे V समानुपाती I लिखो। यानी कि जब भी किसी चालक तार में, हम किसकी बात करें, चालक तार की, यानी कि जो भी परिपथ है जिसके अंदर जो तार है उस तार में यदि विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो जैसे जैसे विद्युत धारा का मान I का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। और यदि विद्युत धारा का मान कम हो रहा है I का मान, तो विभवांतर भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा सा यही है, साथ साथ डूबेंगे साथ साथ तैरेंगे। क्लियर है ये चीज। ये बात सबसे पहले बताई थी ओम ने। ओम ने कहा कि जब भी किसी तार में से हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I, यानी कि आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है वो उसके सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है। इसने कहा था कि देख ये इसके समानुपाती तो होता है, लेकिन देख एक शर्त रहती है भैया। शर्त ये रहती है कि जो परिपथ है या चालक तार है उसकी भौतिक दशाएं परिवर्तित नहीं करनी है। भौतिक दशाएं नहीं बदलनी है, नहीं बदलनी है। तो सिंपल सी बात है, ओम का नियम जब ही लागू होगा जब उस परिपथ की या चालक तार की भौतिक दशाएं नहीं बदली जाए। और यदि हम शब्दों में लिखना चाहे तो हालांकि साइंस में ज्यादा शब्दों का लिखने का इतना महत्व नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अपन कभी कभार देख लेते हैं परिभाषा के तौर पे। तो ये रहता है कि विद्युत धारा चालक तार में प्रवाहित विभवांतर के समानुपाती होती ये क्या है, ओम का नियम। अर्थात ओम का नियम क्लियर हो गया। लेकिन ओम के नियम का पालन कब होगा, जब भौतिक दशाएं नहीं बदली जाती है। इसका मतलब यह भी क्लियर हो गया कि ओम का नियम का पालन कभी होता है कभी नहीं होता है। तो जो चालक तार, अर्थात जो इसी ओम की बात मान रहे हैं उसको तो हम कह देंगे ओमीय चालक, और जो ओम की बात नहीं मानेंगे उनको हम क्या कह देंगे, अनओमीय चालक। अर्थात ओम के नियम को मानने वाले चालक जो हुए वो ओमीय चालक। और वो कौन होते हैं,
जब किसी चालक तार जिसमें कम मान की धारा प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ओमीय चालक। तो ओम के नियम के आधार पर चालक कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक तो हो जाएंगे ओमीय चालक, ओमीय चालक, और दूसरे हो जाएंगे अपने अनओमीय चालक, अनओमीय चालक। ओमीय चालक इनको बोलेंगे जो ओम के नियम का पालन करते हैं। जैसे कम विद्युत धारा यानी आई का मान जहां कम हो उस धात्विक तार में। और अनओमीय चालक, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम को कहा भाई तू तेरा काम कर, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो उसको हम कहेंगे अनओमीय चालक। तो भैया ऐसे कौन कौन से दादा आ गए जो अपने ओम की बात नहीं मानते? तो वो हो गए डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, अपनी एक जो बैटरी होती है टॉर्च, वो जैसे बैटरी, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। एक्चुअल में क्या है कि इस दुनिया का नियम ही है, सबके विरोधी बहुत मिलते हैं। तो अपने ओम था, एक ही तो आदमी मिला था बेचारा, इसके भी विरोधी मिल गए, डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व, जो कि इसके नियमों का पालन नहीं करते। तो हमने कहा था कि ओम का नियम यही था, V समानुपाती होता है I के। तो अब ये कह रहा है तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, तू घटेगा तो मैं भी घटूंगा, अर्थात विभवांतर बढ़ेगा तो I विद्युत धारा भी बढ़ेगी, और विभवांतर घटेगा तो विद्युत धारा भी घटेगी। तो कहा कि मैं भाई चलो तुम्हारे बीच में समझौता करवाने आ जाता हूं। तो समझौता करवाने बीच में कौन आ गया? R आ गया। वो क्या आ गया? V बराबर I R, यानी कि R जो है वो बीच में समझौता करवाने आ गया, जिसको हमने कह दिया प्रतिरोध। अर्थात यहां V क्या है? जहां V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा, और R क्या है? प्रतिरोध। अब ये नई चीज आ गई कि नहीं आ गई? ये प्रतिरोध अब कहां से आ गया? अब ये जो प्रतिरोध R है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा था केवल ओम का नियम, जिसमें हमने ओम का नियम क्या होता है वो देखा, ओमीय चालक क्या होते हैं वो देखे, और अनओमीय चालक क्या होते हैं वो देखे। अब जैसे ही हमने ओम के नियम का पालन किया, एक दूसरे के समानुपाती बनाए, तो समानुपाती बनते ही उसको हटाने के लिए बीच में एक स्थिरांक आ गया। उस स्थिरांक को हमने क्या नाम दे दिया? प्रतिरोध नाम दे दिया। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। ऐसा तो नहीं कि अपना एक ही ओम आया था, उसको ही बेचारे को सस्ते में सल्टा दिया कि भाई तेरी बात मानेंगे, राधे कह देंगे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो हमने ओम का नियम को यदि शॉर्ट में लिखे, ओम का नियम शॉर्ट में लिखे, तो हम लिख सकते हैं V बराबर I R। अब बात आती है सर पढ़ तो लिया, लेकिन परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं वो बताओ। और आजकल के जो पेपर आते हैं वो बड़े एडवांस प्रकृति के आते हैं। एडवांस टाइप के प्रश्न जो होते बड़े सरल हैं, लेकिन हमें ये जज करना पड़ता है कि पेपर बनाने वाला हमसे चाहता क्या। फॉर एग्जाम्पल वो लिखेगा ओम के नियम का पालन हो रहा है, तो पहला तो हमें पता होना चाहिए V समानुपाती होता है I के, और दूसरी हमें ये पता होनी चाहिए भौतिक जो दशाएं हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसके आधार पर प्रश्न अपने को इसके
तैयार करने हैं। पाठ समाप्त होने के बाद में कुछ प्रश्न भी अपन करेंगे जो परीक्षा में मॉडरेट टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, सामान्यतः से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब इस सूत्र से अपन दूसरे सूत्र बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं कि एक सूत्र ये भी बन जाता है कि I बराबर V बटा R। पहला सूत्र ये, दूसरा सूत्र ये, और तीसरा सूत्र R बराबर क्या बन जाएगा, V बटा I। ये तीसरा सूत्र बन जाएगा। साइंस वाले तो सीधे सीधे समझ जाते हैं, लेकिन मान लीजिए पटवार की या दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गुरु जी ये कहां से आ गए नए नए से। सिंपल सी बात है भाई, गणित ये कहता है कि प्लस है तो बराबर के निशान के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, और गुणा है तो भाग हो जाएगा। ऐसे याद रहे या नहीं रहे, अपने तो ये याद रखो कि बेटा इधर वाली ये अपने खेत की माठ है, इधर से इधर आ गया ना, चांटा मार के मुंह फेर दूंगा, प्लस का माइनस बना दूंगा और माइनस का प्लस बना दूंगा। तो यही हुआ कि ये आई तो इधर ही था, आर ने कहा कि अपन दीवार के उधर चले, अब इधर तो गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये भाग में आ गया। और या ये आई ने सोचा चलो एक बार मैं भी देखूं लापा चांटा कैसा पड़ता है, तो ये भी खा के देख लिया। तो अपने ये मोटा मोटी तीन सूत्र बन के आते हैं। तो यहां जो हमने वी विभवांतर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, आई विद्युत धारा के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, अपन ने आर के बारे में पता नहीं, और आर यहां अपने क्या है, प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं। हमें क्या होता है कि कोई भी आदमी कोई काम करता है ना, तो उसका विरोध करने में जितना मजा आता है ना, उतना सहयोग करने में नहीं आता है। तो प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया विरोध करने जैसा। तो ये प्रतिरोध भी क्या है, उसी श्रेणी का आदमी है। ये कहता है कि भाई साहब आप कह रहे थे ना कूद कूद के कि एक काम जो आवेश होता है वो जब किसी चालक तार में प्रवाहित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का प्रवाह हो रहा है, आवेशों का प्रवाह कर, तो आवेशों का प्रवाह में लट लेके खड़ा हूं विरोध करने के लिए। तो ये प्रतिरोध क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। प्रतिरोध क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और विरोध किसका कर रहा है, जो आवेशों का प्रवाह हो रहा है, आवेशों के प्रवाह का, आवेशों के प्रवाह का। तो सिंपल सी बात है कि प्रतिरोध क्या है, जब भी किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात आवेश बह रहे हैं, और वो आवेश बह रहे हैं, उस वक्त उनका कोई विरोध करने आ गया, उसी को ही हमने क्या कह दिया, प्रतिरोध कह दिया। चलो ठीक है भाई, मान लिया है कि धारा प्रवाह का विरोध कर रहा है, इसलिए उसको हमने प्रतिरोध कह दिया। अब आता है कि चल भाई तेरा मात्रक भी बता दे, तेरा मात्रक भी बता दे। हमें पता है कि हमें पहले ही सीखा था कि जब हमारे पास सूत्र होता है तो उस सूत्र से अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सूत्र क्या है, R बराबर V बटा I। V क्या है यहाँ पे, विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और I क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का मात्रक हमें पता है एमीटर से हमने ज्ञात किया था, जो कि क्या था, एम्पियर था। तो वोल्ट बटा एम्पियर होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब ओम का बेचारों का किसी ने विरोध किया तो अनोमीय चालक बन गए, जिन्होंने सहायता की थी उसकी बात मान रहे थे तो वो ओमीय चालक बन गए। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है जिसका मात्रक हम वोल्ट बटा एम्पियर कहते हैं, उसको अपन सीधा ओम भी कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम आए तो भी अपने को सही करना है, वोल्ट बटा एम्पियर आए तो भी सही करना है। और परीक्षा में इसको ज्यादातर लिख करके ऐसा सिंबल बनाते हैं जो कि ओम का ये जो मात्रक है प्रतिरोध का उसको प्रदर्शित करता है। अब आता है कि भैया तू प्रतिरोध, तू विरोध तो कर रहा है, किसका कर रहा है, आवेशों का प्रवाह का, और आवेश प्रवाही क्या है, विद्युत धारा। चल कोई बात नहीं, कर ले विरोध। कहता है ना दुश्मन का भी दुश्मन होता है, खाली कोई नहीं। तो प्रतिरोध भी तो किसी ना किसी के ऊपर निर्भर करता है, इसी को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला जरूर है। तो हम देखेंगे कि अब अगली जो अपनी चीज है नेक्स्ट वो है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है
ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। प्रतिरोध की निर्भरता, काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं और अपन सरल प्रश्न को भी हल करके आते हैं, क्योंकि अपन उस चीज को जज नहीं कर पाते। पहली चीज लंबाई, जब भी हम कहते हैं ना, जो जितना ज्यादा लंबा होता है ना वो उतना ज्यादा उलझ जाता है, शूट होता है या चाहे कुछ भी होता है। तो जब भी हम लंबाई ली है किसी तार की, और तार जितना ज्यादा लंबा होगा तो उतने ज्यादा उसके विरोधी बढ़ जाएंगे, क्योंकि रास्ते में प्रतिरोध जैसे बहुत सारे लट लेके खड़े। लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं, लेंथ का मतलब एल होता है। तो ये कहा जाता है कि आर समानुपाती होता है एल के, अर्थात जब जब प्रतिरोध बढ़ेगा, कब, जब लंबाई बढ़ेगी। जब भी लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, जब भी लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध भी घट रहा है। तो तार जितने ज्यादा लंबे, अर्थात एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक अपन यदि लाइट ले जा रहे हैं तो प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो परीक्षा में सीधा सीधा सा सवाल पूछा जाता है, यदि किसी चालक तार का मतलब जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, लंबाई को क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है, लंबाई को दुगना कर दिया है, तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा है, लेकिन हम उलझ जाते हैं कि सर हमने तो पढ़ा था कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वोल्ट बटा एम्पियर होता है, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। ये प्रश्न तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, और देखने में बड़ा सरल प्रश्न है कि लंबाई को दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है भैया, ये साथ साथ डूबेंगे, साथ साथ तैरेंगे। लंबाई दुगनी होगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से कैसे ही बना लो, लंबाई यदि आधी कर दोगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना कर दोगे तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये लंबाई पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है वो हमने देखा था। दूसरा होता है जो अपन तार ले रहे हैं, चालक तार का क्षेत्रफल। जो चालक तार, क्षेत्रफल को अपन एरिया बोलते हैं, एरिया को ए के द्वारा लिख सकते हैं। तो जो चालक तार होता है जिसका जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का मतलब जिधर से निकलने का रास्ता जितना ज्यादा बड़ा होगा, मान लीजिए एक ये रास्ता है, इसमें से 5 आदमी निकल रहे हैं, और एक ये रास्ता है, इस इतने ही बड़े रास्ते में से एक आदमी निकल रहा है, तो आसानी से कहां निकलेंगे, यहां निकलेंगे या यहां निकलेंगे। चौड़ा रास्ता यहां है तो यहां एक ही आदमी आराम से निकल जाएगा। तो जैसे ही तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तार का क्षेत्रफल बढ़ते ही आवेश आसानी से सरपट, जैसे कोई नेशनल हाईवे पे गाड़ी दौड़ रही है वैसे दौड़ेगा, तो प्रतिरोध क्या करेगा, ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगा। इधर से पकड़ने की कोशिश करे तो इधर से निकल जाएगा, तो काबू में नहीं आएगा। तो उसका क्या होगा, जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा, अर्थात R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ रहा है वैसे वैसे क्षेत्रफल कम हो रहा है, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोध कम हो रहा है। अब परीक्षा में सीधा सीधा जैसे अपन ने ये प्रश्न किए थे वैसे ही ये प्रश्न कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी चालक तार का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। हम आधा किसको कर रहे हैं, क्षेत्रफल को। तो सीधी सी बात है भाई, ये आधा यदि यहां लिखेंगे, इससे गुणा कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। परीक्षा में सीधा सा सवाल आया था, मान लीजिए एक चालक तार है, उसका प्रतिरोध हमने आधा कर दिया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा। और यदि ये आधा कर दिया तो क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ ले परीक्षा में कि हमने क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया, क्षेत्रफल को कितना कर दिया, 1/4, तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 1/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा आपके 4।
सीधा सा उत्तर देना, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। तीसरा आता है चालक तार की प्रकृति कैसी है। तार की प्रकृति, ये तो हमें शब्दों का प्रयोग कर करके डराया जाता है, बाकी साइंस इतनी कठिन नहीं है। चालक तार का मतलब जो तार ले रहे हैं ना, हिलवर का तार मारवाड़ी बोलते हैं ना, हिलवर का तार है, तांबे का तार है, कौन सा तार है तेरे, लोहे का है, जो भी है। चांदी का तार अपने को गिरवाड़े देते नहीं है जिसमें से अपन लोग करंट तोड़ाएं। तो जैसा तार यदि जिसमें से चालक जितना अच्छा है, इसका मतलब उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही ज्यादा तेजी से होगा, और यदि तेजी से होगा इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। अगला आता है नेक्स्ट ताप का प्रभाव। चौथा है ताप का प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट। बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है, और यहां थोड़ा गौर करके सुन लेना कि ताप किस प्रकार प्रतिरोध को प्रभावित करता है। हमने चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा था। कौन कौन सी श्रेणी थी? एक तो थी आपके चालक, दूसरे थे अचालक, और तीसरे थे अर्धचालक। परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा गया है और गलत भी हुआ। चालक और अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाएंगे। ताप यदि बढ़ा रहे हो, ताप यहां पे भी बढ़ा रहे हो, तो प्रतिरोध क्या करेगा? प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। यानी कि इनका T बढ़ रहा है तो R भी बढ़ जाएगा। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है चालक और अचालक पदार्थों का यदि ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। यानी कि उसमें से तार ने उन्नो कर दे हो तो विरोधी ज्यादा पैदा हो जाएगा। वही होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं यदि इनका तापमान आपने बढ़ा दिया तो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। तीर का निशान नीचे की तरफ ये बताता है कि वो कम हो रहा है, अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध घटेगा। तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है यदि किसी चालक तार की जो तापीय दशाएं हैं उनको बढ़ा दिया गया तो चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता कम होगी, बढ़ेगी? चालकता हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ते ही विरोधी बढ़ गए, विरोधी बढ़ते आवेशों का प्रवाह को कम कर दिया। लेकिन वही अर्धचालक पदार्थ है तो वहां क्या होगा? अर्धचालक पदार्थों में जैसे ही ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध यानी कि विरोधी कम हुए, सड़क से अवरोध हटे तो वो तेजी से दौड़ेगा, और तेजी से दौड़ते ही वो विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो जाएगा। तो परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। एक तो इसकी लंबाई को दुगुना कर दिया, या आधा कर दिया, या 3 गुना कर दिया, या 4 गुना कर दिया। ये कॉन्सेप्ट अपने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, क्षेत्रफल को दुगुना कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं, वो हमें इस सूत्र से निकाल लेना है। तीसरा, प्रकृति देखनी है तार की कैसी। और चौथा, चालक और अचालक में तो प्रतिरोध बढ़ता है जैसे जैसे ताप बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अर्थात चालकता बढ़ेगी। यहां चालकता क्या करेगी? चालकता बढ़ेगी। क्लियर? तो ये था अपने प्रतिरोध की निर्भरता। अब आता है, चलो ठीक है भाई, प्रतिरोध को पढ़ लिया, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है वो पढ़ लिया। अब इन प्रतिरोधों को अपन जोड़ेंगे कैसे? प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, उसको ही हम कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ऐसा नहीं ग्रेजुएट से पढ़ाते पढ़ाते हम कोई जोड़ दें। अगला आएगा भाई अपने प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, जो भी रीट के अलावा दूसरे विषय की तैयारी कर रहे हैं वो निराश नहीं हो। सामान्य विज्ञान है, सब जगह पूछी जाती है, और हमारा ये राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज लाएगा, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के जो सामान्य लेवल से लेकर के कठिन से कठिनतर
तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। निश्चिंत रहे, मस्त रहे, अब हम आपके साथ हैं, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अब आता है प्रतिरोधों का संयोजन कैसे जोड़ेंगे। अब सीधी सीधी सी बात है भाई, ये जोड़ने का, ये शब्द ऐसे लेते हैं जैसे कोई पागल कर देंगे, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। अब हमने संकेत देखे थे, तो हमने संकेत में देखा था कि ऐसा यदि कोई चिन्ह बना हुआ है, उसका मतलब होता है वो प्रतिरोध का संकेत है। किसका संकेत? प्रतिरोध का संकेत। अब इनको जोड़ना है, दो ही तरीके जोड़ने के। एक तो है श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन। एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था, निम्नलिखित का पार्श्व क्रम संयोजन है तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। गर्जित हंतवान दो ही नाम बताया कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, ये पार्श्व क्रम कहां से आ गया? हमने थोड़ा कोशिश करके अंग्रेजी भी पढ़ ली, इसको सीरीज और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल दिया, बट ये पार्श्व क्रम कहां से आ गया? कोई तीसरा ही संयोजन होता है क्या? और मैंने कहा बेटा तीसरा नहीं होता रे, इसके जो घर वालों ने अपन कहते हैं ना आजकल निकनेम रख दिया, क्या? पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन लिखा हुआ है तो भी वही मतलब होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है? श्रेणी क्रम संयोजन का सीधा सीधा सा मतलब है कि पास वाले तार की आंटी दे देकर उसको आगे जोड़ते ले जाना। जैसे कि मान लीजिए तार है, ये प्रतिरोध आ गया, इसके पास में इसको जोड़ दिया, इसके पास में इसको जोड़ दिया, तो ये इस तरीके से यदि जोड़ रखा है तो उसको अपन कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। मान लीजिए प्रतिरोध R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, ये R3, कुछ भी मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। जितने जोड़ने तारों के सीधी सीधी आंटी देकर लंबा सा तार बनाना और कुछ नहीं करना, वही श्रेणी क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि नहीं जिमेंगे तो साथ बैठ के जिमेंगे, कोई आगे पीछे थोड़ी बैठते हैं। का ठीक है भाई, साथ साथ जोड़ ले। तो इस प्रकार जो जुड़ते हैं, इस प्रकार का जो संयोजन होगा उस संयोजन को अपन बोलते हैं समांतर क्रम। जैसे समांतर का मतलब होता है वो ट्रैक्टर के चैले सीधे सीधे चलते हैं आपस में, भले समुद्र तक पहुंच जाओ, मिलते नहीं है ना, नदी के दो किनारे नहीं मिलते हैं, वैसे ये भी आपस में कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए इस क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये भी हो जाएगा R1, R2 और R3, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि प्रतिरोधों का संयोजन हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसका निकनेम घर वाले कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम मतलब पास वाले का आंटी देनी है। दूसरा समांतर क्रम संयोजन, किस तरीके से जुड़े होते हैं परिपथ में, परिपथ के मतलब तारों के जंजाल में कैसे जोड़ के रखना है, वो इस तरीके से जोड़ना। अब पूछा जाता है कि भैया ये इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ रहा है, इससे अच्छा बाजार से जाके एक लंबा ही तार लिया ना। तो कहता है कि लंबा तार लाऊं तो कितना लाऊं, वो भी तो पता होना चाहिए। वो हो जाएगा अपना तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध परीक्षा में पूछा गया है कि भाई ये बता कि ये जो तू 3 प्रतिरोध अलग अलग लगा रहा है, या 4 लगा रहा है, 5 लगा रहा है, ये बता दे इनकी जगह मेरे को एक प्रतिरोध लगाना, तो वो कितने ओम का लगाऊं, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो ये तुल्य प्रतिरोध यदि निकालना है श्रेणी क्रम का, तो सीधा सा सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी है उतने जोड़ते जाओ, ये आ जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध। लेकिन समांतर क्रम में जोड़ रखे और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो फिर हमें तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें जुड़ते नहीं है, कह रहा है ना तू तो साथ साथ चल रहा है, तू तो मेरे जितना है, यहाँ तो 1 और 1 21 हो रहे हैं, यहाँ कह रहा है तो मेरे साथ साथ चल, पीछे क्यों रह रहा? खेत में काम करते तो वो कहता है ना, जो पास में उम्र कम लेता तो क्या मेरे जितने तू भी उम्र ले, तू पीछे क्यों रह रहा है? तो ये कह रहा तू भी मेरे साथ साथ चल। तो साथ साथ चलने के चक्कर में झगड़ा कर बैठते हैं और तुल्य प्रतिरोध उल्टा कर लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1। इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन में अपन तुल्य प्रतिरोध निकालते। अब इंपॉर्टेंट चीज, यदि श्रेणी क्रम संयोजन है तो धारा का मान समान रहेगा। धारा का मान
समान रहेगा और विभवांतर अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग। जबकि समांतर क्रम संयोजन है वहां पे धारा का मान असमान और विभवांतर समान रहेगा। अब परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं कि धारा का मान समान कौन से क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन में। विभवांतर का मान अलग अलग कौन से क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन में। धारा का मान असमान किस में रहता है, समांतर क्रम संयोजन में। विभवांतर का मान समान किस में रहता है, समांतर क्रम संयोजन। कभी कभी जो छोटे से एग्जाम्स होते हैं या कभी एडवांस लेवल का प्रश्न होते हैं तो ये क्या करता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मतलब गणित का पीछा छुड़ा का है, तो बेटा विज्ञान में गणित तैयार मिल गया। वो क्या करता है कि अपने को प्रश्न देता है। प्रश्न कैसे देता है कि मान लीजिए ये एक कोई तार है जिसमें 2 ओम और 5 ओम लगे हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध। तो हमें पता है, आप चाहो तो बोले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां समान हो जाएगा, यहां विभवांतर समान हो जाएगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे जो इनके संयोजन पे आधारित है। जो हमें देखने की भाई अपने को सूत्र तो 2 ही काम लेने कि समांतर क्रम संयोजन है तो ये फॉर्मूला काम लेना 1/r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 वाला। और श्रेणी, ये तो गया श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी के लिए। और समांतर के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। समान, यदि इस तरीके से सीधे जोड़ रखे हैं तो सीधा सीधा उत्तर लिख देना। जैसे कि इसी का ही अपन निकालना चाहें, 2 और 5 लिखे हुए और अपने को बोल दिया कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो 2 और 5 को जोड़ देना। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 7। जितने है उसको जोड़ दीजिए। और यही अपने को यदि इधर से पूछता है, यदि इस प्रकार पूछता है कि इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, या मान लीजिए ये 1 है, ये 2 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो लैसअप कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11/6 होता है, 1/r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 6/11। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो माता पौड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है।